Hello and welcome to the official YouTube channel of Banking Guru. बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें मैं कुछ पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं मैं आप सबसे, हमारे इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक बटन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से दी जाने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। अब आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया हमारे आज के सेशन का पहला सिटिंग अरेंजमेंट, जो एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं 8 लोग। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a rectangular table in such a way that 4 persons sit on each of the 4 corners of the table and other 4 persons sits on the middle of each side. The one who sits at the corner of the table faces opposite to the center of the table, and the one who sits at the middle side of the table faces towards the center of the table. People sitting on opposite side are exactly opposite to each other. W sits second to the right of V. 3 persons sit between S and W. P sits second to the left of S. U sits second to the left of Q and sits at the middle side of the table. Both R and U are facing to each other, and T is an immediate neighbor of both P and W. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। फोर पर्सन्स कॉर्नर में है, 4 पर्सन्स मिडल में है। ठीक है। और बोला गया था कि दी वन हु सिट्स एट कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसेस ऑपोजिट टू द सेंटर, यानी कि जो लोग कॉर्नर में है वो बाहर की तरफ देखेंगे और जो बीच में बैठे हैं वो अंदर की तरफ देखेंगे। ठीक है। इस तरीके की एक और अरेंजमेंट हम यहाँ पे बनाते हैं। ये इनवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा, ये इनवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा, फिर से ये इनवर्ड होगा, ये जो होगा ये आउटवर्ड होगा। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को। सबसे पहला हिंट है कि W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ V, हमारा पहला केस। फर्स्ट केस में V को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो V के सेकंड राइट में ये पोजीशन होगा, तो W इस वाले केस में यहाँ बैठेगा। सेकंड में V को हम कह देते हैं कि वो कॉर्नर में बैठा है, तो इसके सेकंड राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो W यहाँ पे बैठेगा। ठीक है।
आगे क्या बोला गया, 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, यानी कि एग्जैक्टली ऑपोजिट में बैठेगा एस किसके, डब्ल्यू के, है ना, दोनों ही केसेस में। ठीक है, इसके बाद बोला गया है P sits second to the left of S, P sits second to the left of S, यानी कि इस वाले केस में P की पोजीशन ये होगी और इस वाले केस में P की पोजीशन ये होगी। ठीक है, इसके बाद बोला गया U sits second to the left of Q, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, U sits to left of Q and sits at middle side of the table, और मिडिल में बैठता है, यानी कि U जो है वो मिडिल में ही बैठेगा। अब अपना फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में मिडिल साइड्स पूरी ऑक्यूपाइड हो गई हैं P, S, W और V के साथ, है ना। तो हमारा जो ये वाला अजम्पशन था ये इस वाले हिंट के साथ ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास बचता है ये सेकंड वाले हमारे अजम्पशन में क्या है, मिडिल साइड खाली है। चलिए अभी कहीं भी हम बिठा सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोथ R एंड U आर फेसिंग टू ईच अदर। अब बताया गया है कि जो R और U है वो आपस में ऑपोजिट साइड्स पे हैं। है ना, R और कौन, और U आपस में ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के सामने बैठेंगे। ठीक है, इसके बाद बोला गया T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ P एंड W। T जो है वो P और W का इमीडिएट पड़ोसी होगा, यानी कि T की यही पोजीशन होगी। ये तो फिक्स हो गया, है ना। तो अब चलिए U और Q की पोजीशन हम देखते हैं। अब देखिए, यदि ये Q है, Q यहाँ पे हम प्लेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग U यहाँ होना है। ठीक है, और U किसके ऑपोजिट में यहाँ पे बैठ रहा है, T के ऑपोजिट में। लेकिन एक्चुअली में U को किसके ऑपोजिट में बैठना है, वो बैठना है R के ऑपोजिट में, है ना। तो Q और U की ये पोजीशन नहीं, तो Q कहाँ पे प्लेस होगा, Q ऑब्वियस है कि इस पोजीशन में होगा, और U कहाँ होगा, U की पोजीशन ये होगी। तो U के ऑपोजिट में कौन बैठेगा, U के ऑपोजिट में R बैठेगा। तो हमारी जो अरेंजमेंट बन गई वो बन गई ये, और हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट अरेंजमेंट बन के आई है ना। तो यदि आप में से किसी को भी डाउट रहा हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लियर कर लें अपने किसी भी डाउट को, है ना। तो चलिए अब मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 9 बॉक्सेस B, C, D, E, F, G, H, J and K placed one above the another but not necessarily in the same order. 4 boxes are placed between box E and box C, and one of them are placed either at top or at bottom. Only one box is placed between box C and box F, which is placed below the box C. 3 boxes are placed between box G and box H. Box H is placed neither just above or just below box C. Only one box is placed between H and K, and not more than 2 boxes are placed below the box K. Only one box is placed between box D and B, which is placed above box J. Box E and box K are not placed adjacent to each other. सबसे पहले तो 9 बॉक्सेस की अरेंजमेंट है, तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ठीक है,
एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब के साथ, आप सब से, कि प्लीज़ सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर दें और पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, देखने में इजी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों को फंसा भी सकती है। तो प्लीज़ सॉल्यूशन से पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे मूव करेंगे। ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या बोला गया? 4 boxes are placed between E and C and one of them are placed either at top or at bottom, है ना? तो चलिए फर्स्ट केस में हमने E को यहाँ पे प्लेस किया और E और C के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, C ये हो जाएगा। सेकेंड केस में C को हमने टॉप पे प्लेस किया तो E कहाँ हो जाएगा? E यहाँ हो जाएगा। हमारे थर्ड केस में हमने E को कहाँ प्लेस किया? बॉटम में प्लेस कर दिया, तो C कहाँ होगा? 1 2 3 4, C यहाँ होगा। चौथे केस में C को हमने बॉटम में प्लेस किया तो E कहाँ पे प्लेस हो जाएगा? E पोजीशन नंबर 6 पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 3 boxes are placed between only one box is placed between C and F, which is placed below to C। अब C और F के बीच में एक बॉक्स है और F जो है वो C से नीचे प्लेस किया जाता है। हमारा फर्स्ट केस C यहाँ है, C के बाद एक गैप F, ओके। सेकेंड केस C के बाद एक गैप F, थर्ड केस C के बाद एक गैप F, और हमारा चौथा केस वैलिडेट नहीं होता है यहाँ पे। क्यों नहीं होता है? क्योंकि C के नीचे F को होना है और C ऑलरेडी पोजीशन नंबर 1 में है, तो C के नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है? तो चलिए अब आप नेक्स्ट हिंट को देखते हैं। 3 boxes are placed between G and H। अब हमें G और H की पोजीशन मालूम ही नहीं है ना? G 1 2 3 and H, G और H के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ऐसा हमने इंडिकेट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है? बॉक्स H इज प्लेस्ड नाइदर जस्ट अबव और जस्ट बिलो टू C। अब C के इमीडिएट ऊपर और C के इमीडिएट नीचे H नहीं हो सकता, है ना? ठीक है? इतना समझ आया? यानी कि H यहाँ पे नहीं, H यहाँ पे नहीं, इस वाले केस में H यहाँ पे नहीं। ठीक है? इसके बाद क्या बोला गया है? ओनली 1 box इज प्लेस बिटवीन H एंड K। अब H की ना हमें पोजीशन मालूम है ना K की पोजीशन मालूम है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ओनली 1 box इज प्लेस बिटवीन H एंड K। H और K के बीच में हमने एक बॉक्स को प्लेस कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट हिंट, नॉट मोर देन 2 boxes आर प्लेस्ड बिलो द बॉक्स K। अब बॉक्स K के नीचे 2 से ज़्यादा बॉक्सेस प्लेस नहीं हो सकते। ठीक है? यानी यहाँ पे सेकंड पोजीशन में, फर्स्ट केस में हमारे तो F बैठा हुआ है। यदि हम K को 1 पे प्लेस करते हैं
और के और एच के बीच में एक पोर्शन है, तो एच यहाँ, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास केस क्या बचता है कि के पोजीशन नंबर 3 में आएगा। इसके अलावा हमारे पास के लिए दूसरी कोई प्लेस खाली नहीं है। अगर के यहाँ आएगा तो 1 गैप, तो एच यहाँ होना होगा, तो ये भी केस वैलिडेट नहीं हुआ, तो हमारा ये केस हो गया गलत। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने इस वाले केस में। यदि हम अपने केस 2 में के को यहाँ प्लेस करते हैं, तो 1 गैप में एच आना है, 1 गैप में एच ये भी पॉसिबल है, या फिर एच ये भी पॉसिबल है। ठीक है, दोनों ही वैलिड है ना। और जी और एच के बीच में 3 पोर्शंस हैं। यदि हम ये वाली पोजीशन मान के चलते हैं, सपोज करके, एज्यूम करके, तो 1 2 3 चौथे पोजीशन में सी बैठा हुआ है, नीचे की तरफ 1 2 3। हाँ, यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये जी की पोजीशन हो जाएगी यदि ये एच है तो। ठीक है, इसके बाद अब क्या बताया गया है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड बी। अब डी और बी के बीच में केवल एक बॉक्स प्लेस किया गया है, विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव टू जे। अब जस्ट अबव टू जे बोला गया है, तो इसका क्या मतलब हो गया, जस्ट अबव जे के जस्ट ऊपर में बी बैठेगा, कुछ ऐसा। और ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड बी। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, के को यहाँ पे ही प्लेस करते हैं, एच को यहाँ पे ले आते हैं, 1 2 3 जी की पोजीशन ये होगी। ठीक है, एक बार फिर से इमीडिएट अबव वाला कॉन्सेप्ट इस वाले हमारे केस में बन ही नहीं रहा है। ठीक है, आ जाते हैं अपने थर्ड केस में। थर्ड केस में अब क्या करना है, हमें एच और के की पोजीशन फिक्स करनी है। हमने कहा यदि के ये है तो एच के लिए 1 गैप एच, लेकिन एफ बैठा है। यदि एच ये के पोजीशन नंबर 3 पे प्लेस करते हैं तो 1 गैप एच यहाँ हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे क्या करें, हमें करना कुछ नहीं है। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट केस पे, जिसे हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है,
क्योंकि बाकी के तो हमारे सारे पोजीशंस सारे केसेस ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि पोजीशन नंबर 3 में, केस 1 में हम लोग प्लेस कर देते हैं के को एक बार फिर से, ठीक है। और 1 गैप एच यहाँ होगा नहीं पोजीशन नंबर 5 में, तो एच हम लेके आ जाते हैं नीचे। एच और के के बीच 1 गैप, एच और जी के बीच में 3 का गैप, 1 2 3, तो जी की पोजीशन हुई ये, ठीक है। समझ आ रहा है? जी की पोजीशन क्या हुई हमारे इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग, जी की पोजीशन ये हुई। अब हमारे पास बची है 3 ब्लॉक्स। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन डी एंड बी इज प्लेस्ड जस्ट अबव टू जे, है ना। यदि हम बी को पोजीशन नंबर 7 में प्लेस करते हैं तो जे कहाँ प्लेस होगा? एग्जैक्टली बिलो बी, यानी कि जे पोजीशन नंबर 6 में प्लेस होगा हमारे केस 1 में। तो डी के लिए एक पोजीशन खाली बचेगा, वो है पोजीशन नंबर 8। लेकिन बी और डी के बीच में 1 बॉक्स का गैप है, लेकिन हमारे इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डी और बी इमीडिएट अबव एंड बिलो है, ठीक है। तो ओनली 1 बॉक्स, तो हम क्या करते हैं, बी को पोजीशन नंबर 8 में प्लेस किए, जे को इमीडिएट बिलो टू बी प्लेस कर दिए, और डी को प्लेस कर दिए हम पोजीशन नंबर 6 में। तो हमारे इस बॉक्स बेस्ड पजल की जो अरेंजमेंट बन के आई करेक्ट, वो बन के आई ये वाली हमारी केस नंबर 1 में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे। यदि इस क्वेश्चन में आप में से किसी को भी ज़रा सा भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ अपने डाउट को ज़रूर क्लियर कर लें, ताकि एग्जामिनेशंस में आप मिस्टेक्स ना करें ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए अब मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ क्या दिया गया, 7 स्टूडेंट्स ए बी डी ई जी एच एंड एल हैव प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, but not necessarily in the same order. Only one student has a practical exam on each day. There are more than 3 students have practical exams after A. Only one student has practical exam between A and H. There are 3 students having practical exam between G and B. G has practical exam before H but not immediate before H. There are 3 students having practical exam between D and E who does not have practical exam in the last day of the week. तो चलिए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन को। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी करने से पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें पहले। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे।
ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. There are more than 3 students having practical exam after A. A के बाद 3 से अधिक स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है, यानी कि सबसे पहले नीचे से तो सबसे पहले तो 3 और 1 4 काउंट करेंगे मिनिमम, क्योंकि मोर देन 3 बोला है तो 3 भी नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा ही होगा जब भी होगा. ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4. तो ए के लिए क्या पोजीशंस खाली हैं? मंडे, ट्यूसडे, और वेडनेसडे. तभी तो 1 2 3 4 मोर देन 3 की कॉम्बिनेशन बनेगी. नेक्स्ट हिंट है ओनली 1 स्टूडेंट हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन ए एंड एच. हमारा केस 1, ए 1 गैप, एच, ए 1 गैप, एच. अब हमारे थर्ड केस में ए 1 गैप, एच. एक ये पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए के ऊपर 1 गैप, एच ये बने. ठीक है, इसके बाद देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैविंग प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी. अब जी और बी की तो हमें पोजीशन मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, साइड में नोट कर लेते हैं. जी और बी के बीच में 3 स्टूडेंट्स होंगे, 1 2 3. जी और बी के बीच में. ठीक है, जी एस प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच. अब जी के बारे में तो बता दिया कि एच से पहले है, बट इमीडिएट बिफोर है, वो नहीं होगा, यानी कि हमारी ये वाली केस रॉन्ग हो गई. ठीक है, इस वाले केस में जी हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, क्योंकि एच से इमीडिएट पहले हो नहीं सकता. और 1 2 3 गैप बी यहाँ पे प्लेस हो गई. इस वाले केस में हम आ जाते हैं, जी ये हो नहीं सकता. यदि जी यहाँ पे रखते हैं, यदि जी मंडे प्लेस करते हैं इस वाले केस में, तो 1 2 3 एच ऑलरेडी बैठा है, तो जी ए से ऊपर प्लेस किया हमने. 1 2 3 गैप, तो बी यहाँ पे प्लेस होगा. और इस वाले केस में तो एच के पहले कोई पॉसिबल केस ही नहीं है, तो ये गलत हो गया. हमारे पास अब केवल 2 केसेस बचे हैं. इसके बाद अब क्या बोला है, जी एस प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच बट नॉट इमीडिएट बिफोर एच. देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैविंग प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन डी एंड ई. अब डी और ई के बीच भी 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स हैं, डी 1 2 3 और ई 3 स्टूडेंट्स. अब इसके बारे में क्या क्लैरिटी दी गई है, ई हु डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक. अब यहाँ पे बता दिया गया है कि जो ई का एग्ज़ाम होगा वो संडे को नहीं होगा. ठीक है, ठीक है, तो अब हमें प्लेस करना है डी और ई के बीच में 3 पोर्शंस. तो हम क्या कर देते हैं, इस वाले केस में एक ही केस है. यदि ई संडे को प्लेस नहीं संडे को एग्ज़ाम नहीं होता ई का, तो हम क्या करते हैं, संडे को हम डी का एग्ज़ाम ज्यूम कर लेते हैं. 1 2 एंड 3 गैप, तो ई का पोजीशन हो गया वेडनेसडे. ठीक है, इसी तरह अब आ जाते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट केस में. नेक्स्ट केस में यदि ये ई नहीं है तो डी प्लेस कर दिया. 1 2 3 गैप, ए प्लेस है ई के प्लेस पोजीशन में. यदि हम डी को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो 1 2 थर्ड पोजीशन ही नहीं है, 1 2 थर्ड पोजीशन ही नहीं है. यदि हम डी या ई को यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 गैप चौथे पे ऑलरेडी बैठा. तो हमारा ये केस हो गया गलत. केवल बचता है एक ही केस, वो है ये, और एक पोर्शन बच गया हमारे इस अरेंजमेंट में. वो कौन सा पोर्शन होगा, वो पोर्शन है पोर्शन एल. तो हमारे इस डे बेस्ड पजल की जो करेक्ट अरेंजमेंट बन के आई वो बन के आई ये. ठीक है, और यदि आप में से किसी को भी थोड़ा भी डाउट रह गया हो इस सॉल्यूशन में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें और आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा, है ना. तो चलिए अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में क्या रखा गया है, या फिर ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके देखते हैं. ठीक है दोस्तों, तो
हम यहाँ पे ही इसी क्वेश्चन के साथ, डेबिस पजल के साथ अपने आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग सबके साथ कि प्लीज़ हमारे चैनल को बहुत से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, लाइक बटन को प्रेस कराना ना भूलें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल की तरफ से दी जाने वाली अपडेट्स रेगुलर मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होनी है वो अराउंड अगस्त स्टार्ट होंगी अकॉर्डिंग टू आवर assumption। So please be prepared, fasten your seat belts for the upcoming banking and insurance sector examinations, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज मार्केट में आने वाली हैं। आने वाले टाइम में जो आरआरबी पीओ क्लर्क की वैकेंसीज आउट होंगी, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ की वैकेंसीज आउट होंगी, या फिर हमारे नाबार्ड की आउट होंगी, आरबीआई ग्रेड बी की होंगी। काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस लाइंड अप हैं इस बार, और एक बार यदि एग्जामिनेशन इस बार स्टार्ट हो गए तो फिर उसके बाद आप लोगों को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए उन एग्जामिनेशंस के लिए। तो प्लीज़ अभी से अपने आप को ऐसा सपोज करके प्रिपरेशन करें कि आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक होना है या फिर कल होना है, परसों होना है, तब जाके आप एग्जामिनेशंस इस बार क्रैक करके और बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जॉब ले पाएंगे इन 2021। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत,